वेलकम बैक जी। एक तो फिर मैं आपको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड, पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड ने जीत लिया। ये मैच खेला गया होम ऑफ क्रिकेट में, लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में, और हमने देखा है कि इंग्लैंड ने एट द एंड ये मैच 115 रन से जीत लिया। अब इस मैच को अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि डे 4 तक गया, लेकिन इफेक्टिवली देखें तो यहाँ पर सिर्फ 166 ओवर्स ही हुए हैं। तो इस तरीके से देखें तो इस सिर्फ 2 दिन का प्ले बनता है। तो और सारी चीजों की जो वजह बनी है वो वहां पर जो सरफेस थी, जो पिच थी, उस पर डिस्कशन हो रही है। एमसीसी का स्टेटमेंट भी वहां पर आया और आप सारे क्रिकेटर्स को देख रहे हैं। और अगर आप इस चीज को देखें तो इस पिच के हवाले से जो मुश्किलात थी, जो बैटर्स को एक आप कह सकते हैं जो बैटर्स के लिए मुश्किलात हो सकती हैं पॉसिबल, वो सारी वहां पर आपको नजर आई कि जहां पर बॉल सीम भी हो रहा था, स्विंग भी हो रहा था, और जो वेरिएबल बाउंस था वो भी वहां पर था कि आप देख रहे थे कि जो लो बाउंस कर रहा था उसके एग्जाम्पल है जैसे जैकब बैथल आउट हुए, जो बॉल वहां पर उनको हुआ तो वो बहुत ही लो रहा, बिल्कुल ही बाउंस नहीं किया। और फिर हमने देखा है कि कुछ इंस्टेंसेस पे बहुत वहां से किक किया और गुड लेंथ से जो एक्स्ट्रा बाउंस हुआ तो वो भी आपको ट्रबल कर रहा था। तो दोनों तरीके से वो बाउंस ने भी आपको तंग किया, सीम ऑन स्विंग भी था, तो वहां पर बैटर्स के लिए कुछ ज्यादा चीजें थी नहीं। फिर पिच भी स्लोअर साइड पे था कि जहां पर स्ट्रोक प्ले भी इतना आसान नहीं था, यानी रन बनाना भी उस पर इतना आसान नहीं था। हेंस हमने देखा कि एक लो स्कोरिंग मैच हुआ कि जहां पर पहले इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और 140 रन बनाए पहली इनिंग में अपनी। दूसरी इनिंग न्यूजीलैंड ने 114 रन बनाए। फिर आके 226 रन बनाए इंग्लैंड ने अपनी दूसरी इनिंग और मैच की तीसरी इनिंग में। और फिर उसके जवाब में टारगेट चेस करते हुए सिर्फ 138 पे न्यूजीलैंड वाले आउट हो गए, जिसका मतलब ये था कि 115 रन से यहाँ पर ये मैच इंग्लैंड जीत गई। अब यहाँ पर इस पिच पे जो टारगेट था अगर आप उसको देखें तो नजर आ रहा था बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सा था। जो पिच तो सारी सिचुएशन देखे 250 का टारगेट बहुत ही, जिसे आप कहते हैं आउट ऑफ रीच था। आप नॉर्मल पिचेस बेस्ड टारगेट को देखें तो ये नियरली 450 या 500 वाला टारगेट था। पिच और कंडीशंस को मायने रखी, जो मैंने सारी सिचुएशन आपके सामने रखी कि वेरिएबल बाउंस भी था, सीम एंड स्विंग भी हो रही, तो वहां पर आपको ऐसा टारगेट चेस करना तो ये आसान नहीं था। तो ये आपको लग रहा था कि जो टारगेट सेट करने के बाद इंग्लैंड जो गेम है बहुत आगे चला गया। अब यहाँ पर न्यूजीलैंड अपनी कुछ चीजों को खुद ब्लेम करेगा कि कई उनके पास मौके ऐसे आए गेम पे जहां पर वो एक टाइम पर 36 और 4 किया हुआ था उन्होंने पहली इनिंग में इंग्लैंड को। वहां पर हैरी ब्रुक जो उनकी तरफ से लीडिंग स्कोरर बने एट द एंड, हमने देखा जिन्होंने 56 रन बनाए, उनको 8 रन पे एक चांस मिला। इसी तरीके से आप देखें तो उनको फिर बाद में जाके 40s में एक चांस मिला। तो ये सारी चीजें आप देखें तो वो फिर उनको से कहते हैं कि उस तरीके से वो पे नहीं कर पाए। फिर 110 112 पे उन्होंने उनके 8 आउट कर लेते, उन्होंने एक और पार्टनरशिप वहां पर लग रही थी जिससे स्कोर 140 तक गया। बैटिंग में भी अगर आप देखें तो उनके पास वहां पर उनकी बैटिंग ने बिल्कुल शो अप नहीं किया और एक टाइम पर लग रहा था वो 70-80 पे ऑल आउट हो जाएंगे। ये तो जेमिसन ने पहली इनिंग में उनकी तरफ से एक कैमियो खेला जो उनको फिर 118 लेके गया, वरना तो वो बहुत पीछे रहे थे वहां पर भी। सेकंड इनिंग में भी अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा था, एक तो वो जो उनके लीडिंग बॉलर है मैट हेनरी, उनको बैक स्पैज्म था, उस तरीके से 100% फिट नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आके यहाँ पर बॉलिंग की। लेकिन वहां पर हमने कुछ इंस्टेंसेस ऐसे देखे जहां पर टाइमली रिव्यू नहीं लिया गया, या फिर वहां पर भी हमें एक कैच जो ड्रॉप होते नजर आए। डेवन कॉनवॉय से 2 कैच निकले, सचिन रविंद्र से 2 कैच निकले, हाफ चांसेस अगर आप देखें तो वो बहुत ज्यादा निकले। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो उनके पास गेम में मूवमेंट्स थे, लेकिन वो उस तरीके से उनको कैश नहीं कर पाए। तो वो हैंस देख रहे थे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं होना था गेम में, तो वो छोटे छोटे डिफरेंसेस करते करते भी आपको कहां तक लेके गए सिचुएशन के हमने देखा है कि फिर बाद में वो गेम में 115 रन से मैच हार गए, एक लो स्कोरिंग गेम में भी। तो वो आप देखें तो वो चीजें उनको फिर आप वो जब हाइंडसाइड में बैठ के सोचेंगे तो वो सारी चीजें उनके प्ले में आएंगी। इंग्लैंड की तरफ से मैंने आपको बताया कि पहली इनिंग में उनकी तरफ से बैटिंग में हाईएस्ट स्कोरर है हैरी ब्रुक, 56 रन से स्कोर किए उन्होंने। लेकिन जो बॉलिंग में उनके लिए हीरो रहे वहां पर वो कम बैक पे थे। ऑली रॉबिन्सन बड़े अरसे बाद 2024 के बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। यहाँ पर आकर उन्होंने पहली इनिंग में 5 विकेट होल लिया और फिर हमने देखा कि दूसरी इनिंग में उन्होंने 2 विकेट ली। इस तरीके से ओवरऑल मैच उन्होंने 7 विकेट हासिल की। ये उनके लिए एक बड़ा पॉजिटिव है गोइंग फॉरवर्ड सीरीज में कि वो जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, और वो कम बैक पे आके ऐसी बॉलिंग करना आसान नहीं होता। ऑब्वियसली आप ये कह सकते हैं कि बॉलर्स फ्रेंडली कंडीशन थे, लेकिन उसके बाद भी आके आपको एरियाज को हिट करना था, तो उन्होंने राइट टाइम पर उन्होंने वो विकेट्स ली, क्योंकि 140 पे आउट होने के बाद जब वो आए उन्होंने पहले ओवर में 3 विकेट्स ली, तो वो स्टार्ट और मोमेंटम इंग्लैंड को चाहिए था, तो वो चीजें उनको वहां पर उन्होंने प्रोवाइड की। फिर अगर हम बात करें तो डेब्यू पे थे उनके लिए एमिलो गे, उन्होंने यहाँ पर एक 57 रन की इनिंग खेली दूसरी इनिंग में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने वहां पर रोल अदा किया। फिर अगर हम बात करें तो वहां पर सेकंड इनिंग में उनकी तरफ से बॉलिंग में 5 विकेट हॉल लिया गस एटकिंसन ने, जिन्होंने लॉर्ड्स पे लाइकिंग ली हुई है। उनका तीसरा 5 विकेट हॉल है यहाँ पर, और यहाँ पर वो हमेशा परफॉर्म करना पसंद करते हैं, तो ये उनके लिए अच्छी चीज है कि ओनर्स
बोलर्स बोर्ड पे वो तीसरी बार यहाँ पर शो हुए हैं, तो बहुत आउट और बॉल के साथ, इसके अलावा बैट के साथ भी वो यहाँ पर उनका नाम दर्ज है। तो गस एटकिंसन ने सेकंड इनिंग में 5 विकेट हाल लिया, तो ये इनकी तरफ से की परफॉर्मेंस रहे। इंग्लैंड की तरफ से अगर हम बात करें तो बैटिंग में हैरी ब्रूक और एमिलो गे, और दूसरी तरफ से अगर हम बॉलिंग में बात करें तो ऑली रॉबिन्सन जिन्होंने मैच में 7 विकेट्स ली, और यहाँ पर गस एटकिंसन उन्होंने भी बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, सेकंड इनिंग में 5 विकेट हाल लिया। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो उनके लिए बैटिंग में सेकंड इनिंग में कुछ उनकी तरफ से बैटिंग में नाम था, मैंने बताया डेवन कॉनवॉय ने 41 रन स्कोर किए, और वहां से ग्लेन फिलिप्स जो दोनों इनिंग्स में उनकी तरफ से स्कोर करते हुए नजर आए, तो वो एक स्टैंड आउट नाम रहा। लेकिन बॉलिंग में अगर हम उनकी तरफ से बात करें तो पहले इनिंग में काइल जेमिसन ने वहां पर, जब उन्होंने इंग्लैंड को 140 पे आउट किया, तो काइल जेमिसन ने वहां पर 5 विकेट हाल लिया था। दूसरी इनिंग में अगर हम बात करें तो नेथन स्मिथ ने वहां पर 5 विकेटें ली, 6 विकेट्स ली और 5 विकेट हाल ऑब्वियसली वहां पर लिया। उन्होंने 9 विकेट हासिल की, तो वो उनके लिए बड़ा क्रूशियल रोल अदा किया उन्होंने। मूविंग फॉरवर्ड उनके लिए इंपॉर्टेंट होंगे ये, और ये भी वो चाहेंगे कि फिट होके वापस आए यहाँ पर। उनके लिए मैट हेनरी जो यहाँ पर 100% फिट नहीं थे, तो वो उनके बॉलिंग लाइन को बड़ा क्रूशियल तरीके से सपोर्ट करेगा और कॉन्फिडेंस उनको मिलेगा। जिस तरीके से ग्लेन फिलिप्स ने यहाँ पर बैटिंग की, अब यहाँ पर वो चाहेंगे कि टॉम लैथम रन्स करें, केन विलियमसन रन्स करें, रचिन रविंद्रा, डैरेन मिचेल, ये जब बैटर्स रन्स करेंगे तो न्यूजीलैंड की बैटिंग बड़े अच्छे शेप में आएगी। इस टेस्ट में वो डिसअपॉइंटेड रहे, ये सारे नाम जो मैंने आपसे सुन लिए इन्होंने डिसअपॉइंट किया और रन्स इनमें नहीं नजर आए। दूसरी तरफ अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो वो चाहेंगे यहाँ पर के जो रूट से रन आए, बेन स्टोक्स से रन आए, तो ये वो चाहेंगे कि ये उनके बैटर्स जो ऐसे हैं कि जो रन्स कर सकते हैं, जिन्होंने इस टेस्ट में तक उतना कंट्रीब्यूट नहीं किया, वो आगे जाके वो कंट्रीब्यूट करें और वो अपनी टीम को बेहतर पोजीशन में लेके आए। क्योंकि 140 पे जब वो ऑल आउट हुए थे तो लग रहा था वो गेम में पीछे रह गए, लेकिन कर्टसी ऑली रॉबिन्सन और उनके बॉलर्स उनको गेम में वापस लेके आए, तो ये चीजें सारी उनके सामने मौजूद है। कैसे टेस्ट सीरीज आगे बढ़ेगी, हम सारी अपडेट्स लेके आपके सामने यहाँ पर मौजूद होंगे। इस वीडियो में फिर इतना ही, बुरी दी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।